आज का वीडियो हमारा पुराने वाले वीडियो की फर्दर एक्सटेंशन है कि बायोटेरिन के बारे में हमने विषय में बात की, तो हमें डिफरेंट एंगल से क्यों सोचना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्या बायोटेरिन और इम्यूनिटी सेम चीज है। तीसरा एक क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो है, किस तरह से इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, वो क्या तरीका है, कैसे हम इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। और एक चौथा पॉइंट है कि अगर बायोटेरिन ऑप्टिमाइज की जाती है तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसमें जो छोटे क्वेश्चंस से हम शुरुआत करते हैं कि बेनिफिट्स, तो देखिए इसका मेनली हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन या बायोटेरिन का होता है प्रिवेंशन ऑफ डिजीज में। यानी अगर हम रेफरेंस रेंज को मान करके चलते हैं, जो परिभाषा है डेफिनेशन की उसका इंतजार करते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन यानी जल्दी पहचाने जाने पर बीमारी के एक्शन ले सकते हैं। पर फिर भी पेशेंट तो बीमार हो चुका है ना। इसका जो असली रोल है वो है प्रिवेंशन, डिजीज के प्रिवेंशन में। या कोई ऑलरेडी बीमार है तो उस बीमारी से वो क्यों संघर्ष नहीं कर पा रहा है, बायोटेरिन के मैनेजमेंट ऑप्टिमाइज करने से, मैनेज करने से वो उससे उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी उस बीमारी से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तीसरा इसका रोल है, जो ऑलरेडी डिजीज हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस ना हो, मेडिसिन कम हो जाएं, वो आराम से उस डिजीज से बाहर आ सके या मिनिमम इन्वॉल्वमेंट के साथ उसको मैनेज कर सके। इसके अलावा जो दूसरा एक क्वेश्चन था कि क्या ये वही है जो इम्यूनिटी से हम समझते हैं। देखिए इम्यूनिटी, मैंने अभी पिछले वीडियो में बात की थी रूट कॉजेज में। जनरली उम्मीद तौर पे अगर आप देखेंगे कोई भी डिजीजेज, अगर हम नॉर्मल एजिंग प्रोसेस को छोड़ दें तो जनरली उनका जो रूट कॉज है वो वही लिमिटेड है, इन्फेक्शन, दूसरा टॉक्सिन्स, तीसरा स्ट्रेस में फिजिकल केमिकल इंजरी हो रही है तो फिजिकल स्ट्रेस है, या केमिकल स्ट्रेस हो सकता है, या आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस के जिस तरीके से हमारा सनलाइट एक्सपोजर नहीं है जो कि नेचुरली होना चाहिए, वो एक अपने आप में एक स्ट्रेस है। हमारे चारों ओर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे मोबाइल्स की, इन सब से हमारा जो एक्सपोजर है इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो सारा उसके अंदर हो सकता है। स्ट्रेसेस किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। इम्यूनिटी शब्द में ना लिमिट करता है सिर्फ इन्फेक्शंस के अगेंस्ट। बायोटेरिन एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, इम्यूनिटी उसके एक सबसेट हो गया उसका। जैसे अब टॉक्सिन्स में हम इम्यूनिटी का कोई बहुत ज़्यादा हमें वो प्रभाव नहीं शब्द का दिखाई देता, वैसे ही स्ट्रेस में आप इम्यूनिटी का कैसे प्रभाव आएगा। हालांकि जैसे कैंसर जैसी बीमारियों में इम्यूनिटी का शब्द यूज किया जाता है, बट फिर भी मोस्ट जो लाइकली इम्यूनिटी इज यूज अगेंस्ट इन्फेक्शंस। हालांकि जो चौथा क्वेश्चन है किस तरीके से काम किया जाता है, जो ये ओवरलुक्ड सब्जेक्ट है, और इसमें मेनली जो 3 एरियाज हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, हमारा शरीर एनर्जी कैसे बनाता है। एनर्जी बनाने का मीन्स हमें जरूरत क्यों है एनर्जी की, तो आप ऐसे समझिए हमारे जितने भी काम है व्हाट्सएवर इट इज, वो हर चीज हमारे बॉडी सेल्स की बनी हुई है, और सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो एटीपीज बना रहे हैं। एटीपी उस केमिकल एनर्जी का नाम है जो हम जनरेट करते हैं, जिससे हम हमारे एक शव में और एक लिविंग बॉडी में जो अंतर है, डेड बॉडी और लिविंग बॉडी में जो अंतर है वो एनर्जी प्रोडक्शन का है। लिविंग बॉडी लगातार एनर्जी बना रही है, जो सेल्स है वो बना रहे हैं, और एक डेड बॉडी में वो एनर्जी बननी बंद हो जाती है, तो डेड बॉडी का डिटोरिएशन शुरू हो जाता है। दैट्स वो जो गैप है, अगर आप ध्यान से देखें तो वो पर्टिकुलर गैप इज एनर्जी। ये एनर्जी एक तो बॉडी का, हमने फिजिकल बॉडी की बात की, इसके अलावा हमारी मेमोरी के लिए भी एनर्जी यूज होती है। अब मेमोरी को हम लोकेट तो कहीं नहीं कर सकते, बट इट्स रिलेटेड विद आवर बॉडी। हमारी इंटेलिजेंस में एनर्जी यूज होती है, हमारी क्रिएटिविटी में यूज होती है, हमारी ईगो मैनेजमेंट में यूज होती है। हमारा ईगो, मेरा एग्जिस्टेंस जो है उसमें एनर्जी का लगातार यूज हो रही है। दूसरा एरिया हो गया एपिजेनेटिक्स से रिलेटेड। एपिजेनेटिक्स क्या है, देखिए हमारी बॉडी में, हमारे पूरे शरीर में हम ये मानते हैं कि भाई लगभग 3 ट्रिलियन सेल्स हैं, और वो जो 3 ट्रिलियन सेल्स हैं सबका जेनेटिक मटेरियल एक है। तो फिर सारे सेल्स एक तरीके से एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहे। कोई आंख बना रहा है, कोई पैर बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो हमारा ये बिलीव कि भाई सब कुछ जेनेटिक ही है, उसको कहीं ये थोड़ा सा लाइट करता है, हल्का करता है उस बिलीव को। यानी एपिजेनेटिक्स का उस सेल के उस जेनेटिक एक्सप्रेशन का
उस माहौल का, एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है उसके एक्सप्रेस होने में। जैसे सपोज एक पेशेंट ये मान करके चल रहा है कि जी मेरे पेरेंट्स डायबिटिक थे, तो मैं, मेरी भी जेनेटिक प्रोपेंसिटी है डायबिटिक होने की। जी हाँ, प्रोपेंसिटी है, बट वो एक्सप्रेस तभी होंगे वो अगर वो जीन्स हैं उस बीमारी के, जब वो माहौल मिलेगा उन्हें एक्सप्रेस होने का। तो एपिजेनेटिक्स इज अबाउट environment, I mean external influence of other things on genetic expression. तीसरा एरिया जो इसमें हो जाता है दैट इज अबाउट माइक्रोबायोम। माइक्रोबायोम यानी हमारे गट के अंदर, हमारे बॉडी के चारों ओर बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और बहुत सारे और अदर ऑर्गेनिज्म जिनको हम अभी नहीं, हो सकता है कि मैं जानते हो, ये चारों ही होते हैं। इनके साथ हमारी बड़ी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। जैसे हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं, हमारा काम है उनको हम विटामिन डी देते हैं, बदले में वो हमें बी कॉम्प्लेक्स बना करके देते हैं। ऐसे ही वो बहुत सारे प्रभाव हमारे शरीर पर डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको साइंटिफिकली समझने के लिए इस तरह से आसान हम कर सकते हैं। जैसे 1990 में एक प्रोजेक्ट हुआ, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को अगर आप देखें तो ये 10 साल स्टडी चली और इसमें हमें पता लगा कि भाई बॉडीज में, ह्यूमन बॉडी में एवरेज 23,000 जीन्स होते हैं। तो एवरेज, कुछ भी ज्यादा कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन अगर 23,000 जीन्स को ही हम रियलिटी मान लें तो फिर हम जो एक स्ट्रक्चर 1 से 1.5 लाख प्रोटीन का है, वो बाकी जो प्रोटीन है वो कहां से आ रहे हैं? यानी ये तो सिर्फ अगर हम 23,000 को 25,000 के करीब एवरेज ले लें, आप मानिए, यानी आउट ऑफ 1.5 लाख इट इज ओनली 1/6। तो 1/6 जीन्स की तो बात हुई हमारी। बाकी जीन्स किसके हम यूज कर रहे हैं? दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंस, यानी हमसे ज्यादा हम अपने माइक्रोबायोम पे डिपेंड करते हैं कि हमारी लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी, बहुत सारी अदर चीजें रहेगी। ये 3 ओवरलुक्ड एरियाज हैं जिन पर हमें काम करना जरूरी है, जिनको समझना जरूरी है अगर हम बायोटेरिन को और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। बाकी जो हम जैसे इन्फ्लामेशन की बात करें, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन की, वस्कुलर चेंजेस की हम बात करते हैं, या वो ये सब रिजल्टेंट हैं इन माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन के, एपिजेनेटिक्स के और माइक्रोबायोम के। ये पार्ट यहाँ हो गया। इसके बारे में हम अलग अलग डिटेल में वीडियोस आगे आने वाले इसमें सीरीज में हम डिस्कस करेंगे। अब जो मुख्य पॉइंट है, जो पहला प्रश्न था वो था अलग लेंस से चीजों को क्यों देखना चाहिए। देखिए, पिछले 50 साल का अगर हम डेटा लें किसी भी उसमें, तो क्रॉनिक डिजीज में हम बहुत ज्यादा हमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा। द रीजन बिहाइंड, जब पाश्चर की जर्म थ्योरी आई तो हमारा जो फोकस है वो प्योरली एक, हर डिजीज को हम उसी एंगल से देखने लगे, रिडक्शनिस्ट पॉइंट से, कि इसके पीछे कोई जर्म है या कुछ और है, एक कारण है और उस कारण को अगर हमने हटा दिया तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हेल्थ इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, उसमें मल्टीपल एंगल्स हो सकते हैं, मल्टीपल ट्रेड्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्लस सेम बैक्टीरिया, एक घर में अगर 10 लोग रह रहे हैं और एक को ट्यूबरक्लोसिस है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो भैया बैक्टीरियल ट्रांसमिशन तो सारे बाकी 9 को भी हुआ होगा, वो एक को ही ट्यूबरक्लोसिस क्यों हो रहा है? यही रोल है बायोटेरिन का, यही हमें समझना होगा। तो इट्स नॉट अबाउट माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई कि हम उसको मार देंगे तभी हमें सक्सेस मिलेगा, नहीं, बाकी 9 को भी तो नहीं हुआ। इस पर्टिकुलर की बायोटेरिन वीक थी, इसलिए इसको इन्फेक्शन हो गया, राइट। और बड़े उसमें देखें तो पिछला जो रिकॉर्ड अगर हम देखते हैं पिछले 50 साल का, तो हम खुद ही सोचते हैं ऐसा क्या हो रहा है। यानी हम देखें कि हमारा ग्लोबली फार्मा कंजम्पशन है वो उसको बीट कर रहा है फूड कंजम्पशन को। कॉस्ट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2026 और 2030 फार्मा कंजम्पशन फूड कंजम्पशन को बीट कर देगा। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? अपने आप में एक मजाक दिखाई देता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें तो ये हम एक ऐसी जनरेशन है जो अपनी पुरानी जनरेशन से कहीं ज्यादा खर्चा करते हैं हेल्थ पे, फिर भी हम बीमार हैं। एवरेज आप देखिए ओबेसिटी, डायबिटीज किस तरीके से, मतलब ये अपने आप में एक पेंडेमिक है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, जो 50 साल पहले अगर हम देखें तो कार्डियक कॉजेस नंबर 1 कॉज थी डेथ की, नंबर 2 कैंसर्स थे। आज भी वही सेम है। इतने डेवलपमेंट के बाद, इतने इंप्रूवमेंट के बाद, इतनी पद्धतियां आ गई हैं, इतने इलाज आ गए हैं, इतनी कॉस्ट उस पर लगने लगी है। देखते हुए ये एक अपने आप में एक बहुत ही गुण विषय है इंडियन सिचुएशंस में, जहां अब पॉपुलेशन धीरे धीरे एज की तरफ बढ़ रही है, एजिंग की तरफ बढ़ रही है। इनको देखते हुए लगता है कि हाँ, कुछ मिस हो रहा है, कुछ अलग एंगल्स हैं जिस पर हमें सोचना होगा, हमें काम करना होगा।
इसके बाद आगे हम अलग अलग विषयों पर डिटेल में बात करेंगे अगले वीडियोस में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जानने के लिए आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।